हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल देवराज मास्टर क्लासेस। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि बहुत ही लंबे समय बाद मैं इस चैनल पर आ पाया हूँ। अधिक व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का भारतीय वन का मैथ, और इसका सॉल्यूशन आपको अब लगातार मिलते रहेगा। इस बीच में काफ़ी मैं व्यस्त था, जिस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर इसमें शुरू करते हैं। और पहला चैप्टर क्या है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग पीछे का जो भी चीज़ है हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है। हम शुरू करते हैं संख्या से। संख्या क्या होता है? तो देखिए, संख्या क्या होता है। संख्या जो है एक प्रकार का संकेत होता है जो कि किसी विशेष मान को धारण करता है। संख्या जो है किसी एक प्रकार का संकेत होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, और 5 किसको प्रेजेंट कर रहा है? 5 प्रेजेंट कर रहा है एक नोटेशन को, जिसका वैल्यू क्या है? 5। मान लीजिए ये क्या है? एक संकेत है, ये भी एक संकेत है जिसका मान क्या है? 6। तो बेसिकली संख्या एक प्रकार का संकेत होता है जो किसी विशेष मान को धारण करता है। अब बहुत सारी संख्या के बारे में पढ़े होंगे, -1, -3, 5, 7, ये क्या है? संख्या है। 18, 201, ये सब क्या है? संख्या है। तो संख्या को दो भागों में बांटा गया है। संख्या को दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा? संख्या को बांटा गया है दो भाग में। पहला है वास्तविक संख्या, और दूसरा है काल्पनिक संख्या। ये वास्तविक संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए वास्तविक संख्या वह संख्या होगा जिसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा पाते हैं आसानी से, है ना। वास्तविक संख्या का जो मान होगा वो वास्तविक होगा। जैसे आप नंबर लाइन ले लीजिए, और इस पे जो भी संख्या आपको दिखेगा, जितना भी संख्या आप इस पे पुट कर सकते हैं, वो सब क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। तो कहने का मतलब है जिसका वास्तविक मान हो और जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। लेकिन वही अगर हम काल्पनिक संख्या का बात करें, है ना, वही अगर हम काल्पनिक संख्या का बात करें तो ये होता है रूट के अंदर, वो भी नेगेटिव। जैसे रूट के अंदर है, जैसे -5 हो गया, रूट अंडर -5, रूट के अंदर हो गया -2, ये सब काल्पनिक संख्या है। तो आप लोगों को पढ़ना बेसिकली वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या अभी नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या पढ़ना है क्लास 11th में, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या को आपको पढ़ना है क्लास 11th में। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस इसके बारे में नहीं करेंगे। मेरा जो चैप्टर का नाम है वो है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो वास्तविक संख्या होता है, ये क्या होता है? संख्या रेखा समझते हैं। ये एक मान लीजिए एक संख्या रेखा है, और संख्या रेखा पर नंबर लाइन है ये। इस पे आप जितना भी अंक को प्रदर्शित कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, वो सारा का सारा क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। तो देखिए, अब हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया परिमेय संख्या, और
दूसरे को बोला गया अपरिमेय संख्या। अब ये भी समझना है कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो बच्चों, परिमेय संख्या आप लोग पढ़े हैं कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या की अगर बात करें तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, इरेशनल नंबर है ना, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे q जो है 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका जो हर होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि हर को 0 के बराबर किए तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। वही अगर अपरिमेय संख्या का बात करें तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, यहाँ पे p और q का जो HCF होगा यानी कि मौस होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि अंश और हर का जो HCF होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। समझ के आगे देखिए, अब है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो परिमेय संख्या है अगर आप इसे चाहते हैं लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। उसके जस्ट अपोजिट लिख देंगे अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब समझिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा और इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा। तो बच्चों, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है शांत या अशांत आवर्ती, लेकिन वही अगर अपरिमेय संख्या का बात करें तो उसका दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती। तो देखिए, ये होगा शांत जो होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो अशांत होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो जो शांत होगा उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग और जो अशांत होगा उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये होता है अशांत के लिए और ये होता है शांत के लिए। अब देखिए शांत किसे कहेंगे। अब सपोज कीजिए आप 1/8 है एक फ्रैक्शन, इसको आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आप अगर 1 को 8 से डिवाइड करते हो तो ये क्या होगा, 0 बार में यहाँ 0 आएगा और 1 बार में लगेगा 8 सब्सट्रैक्ट होके 2, फिर जो ले सकते हैं 2 बार में 16 और 4 और 5 बार में 40, ख़त्म हो गया। आप देख पाते इसका रिजल्ट आ रहा है 0.125। लेकिन वही अगर हम बात करें 1/7 का, 1/7 का अगर आप बात करें तो यदि आप इसको डिवाइड करोगे, हम यहाँ कर दे रहे हैं तो क्या होगा, दशमलव आएगा। तो 1 बार में 7, फिर 3 आएगा सब्सट्रैक्ट होके, फिर 4 बार में 28, फिर ख़त्म, फिर 2 आएगा, फिर 2 बार में 14, फिर 6 बार में
8 बार में लगेगा, फिर 4, फिर 5 बार में, फिर 5, फिर 7 बार में, और फिर 1। आप इसको अगर गौर से देखते हैं, देखिए ये 1 आ गया, फिर यहाँ पे भी 1 था, अब फिर इस पे 0 लगे तो फिर लगाना पड़ेगा हमको एक बार में। देखिए 1 4 2 8 5 7 और फिर आ गया यहाँ 1। क्या यही चीज़ फिर बार बार रिपीट होगा? 0.142857 यहाँ तक आया और मेरा रिजल्ट, मेरा रिमाइंडर जो है बाद में फिर 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि यही चीज़ यहाँ से जो यहाँ आया है, यही चीज़ बार बार रिपीट होगा। देखिए अगर आप फिर 1 बार में लगाते तो 7 दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 रखोगे। देखिए फिर यहाँ पे 0 दीजिएगा, फिर 4 बार में लगाइएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है 142857 यही बार बार रिपीट होगा। तो हम लोग इस पर क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं, रेकरिंग लगा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1/1/7 1/7 इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.14851 और इस पे बार। बच्चों इस बार का मतलब ये होता है कि यही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो है मतलब प्रसार कैसा है, इसका दशमलव कैसा है, इसका दशमलव प्रसार शांत है और इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और अशांत में भी क्या है? अशांत में भी आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति किसको बोलेंगे? वैसा दशमलव प्रसार जो अशांत हो, यानी कि वो रुके नहीं। देखिए ये बार बार आगे बढ़ता जाएगा लेकिन रिपीट होता जाए, मतलब कुछ निश्चित संख्या का रिपीटेशन होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। कुछ संख्या जो है निश्चित वो रिपीट होते रहेगा। इससे हमको ये मिला कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई परिमेय कोई संख्या है और उसका दशमलव प्रसार जो है शांत और आवृत्ति का है, वो क्या होगा? परिमेय संख्या। उसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए जैसे देखिए आप ले सकते हैं 1/3। 1/3 को अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट, इस पे 0 आएगा और 3 बार में 9 और फिर 1, फिर आएगा 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 जो है ये बढ़ते जाएगा, 0.333 ये बढ़ते जाएगा। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो 0.3 पे रेकरिंग दे सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये क्या हो गया? ये अशांत तो है और आवृत्ति भी है, यानी कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगा, यानी 3 जो है रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये हो गया अशांत आवृत्ति। यानी कि अशांत आवृत्ति रहेगा तो आप उसको P/Q के रूप में देख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। तो बेसिकली अगर हम समझे तो क्या समझे, क्या सीखे हम? परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है? शांत होता है या फिर अशांत आवृत्ति होता है। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? तभी हम बताए हैं पीछे आपको। इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत अनावर्ती। जैसे एक ठान लेते हैं, मान लीजिए √2, और √2 का जो वैल्यू होता है वो यदि आपको याद हो तो वो होता है 1.41421356 ऐसे बढ़ते रहता है। तो ये जो है अशांत है, और अशांत है तो ऐसा नहीं है कि कुछ निश्चित चीज़ रिपीट हो रहा है, नहीं। देखिए
यहाँ 1, 1.4, 1, 4, 2, 1, 3, ये मतलब 4 के बाद 1 आया, फिर 4 के बाद 2 आ गया, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है। आसान तो है लेकिन कुछ निश्चित संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे संख्या को बोल देंगे हम लोग अशांत अनावर्ती। ऐसी संख्या को क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या। और इसका दशमलव प्रसार अगर अशांत अनावर्ती है तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे √3 है, √5 है, √7 है, ये सब जितना संख्या है ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अर्थात यदि रूट के अंदर कोई आभाज्य संख्या दे दे तो क्या हो जाएगा? आभाज्य। अगर रूट के अंदर कोई आभाज्य है तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब सपोज कीजिए कि कोई संख्या है 0.234 2334 2334। आप यहाँ पे देखो कोई निश्चित संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 3 4 है, यहाँ 2 3 3 3 4, यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1 3, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 3 3। तो यहाँ अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? सोचिए, नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे आप दशमलव को उड़ाओगे इसके नीचे कितना जीरो देना है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अंत का पता ही है ना। जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब बच्चों, परिमेय संख्या में एक चीज़ मैं और बताता हूँ। ऐसे मान लीजिए कोई 16 ऐसा कुछ एक संख्या दे दिया है और आपको कहेगा बताइए ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो बच्चों क्या करेंगे? इसको बोलते हैं अंश नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वाले को अभाज्य गुणनखंड की मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसको तोड़ेंगे और इसका अगर गुणनखंड 2 पावर कुछ भी हो, m हो या 5 पावर n हो या फिर 2 पावर m इंटू 5 पावर n, इस तीनों रूप में से किसी एक रूप में भी होगा। किसका? हर का फैक्टराइजेशन। तो हम बोलेंगे कि ये जो है परिमेय संख्या होगा। सॉरी, ये जो है शांत दशमलव प्रसार का होगा। अगर हर का गुणनखंड 2/m, 2/m मतलब मान लीजिए कि 2 पावर 4 आ गया, या फिर 2 कुछ भी आ गया है ना, या फिर 5 पावर n, यानी कि मान लीजिए कि 5 पावर 3 आ गया है ना, अंश हर का है ना। इस रूप में अगर इसको हम तोड़ेंगे तो अगर ऐसा कुछ आ गया, या फिर मान लीजिए कि 2 पावर 5 गुना 5 पावर 6 ऐसा कुछ आ गया। इन तीनों में से इन तीनों फॉर्म में से कि कोई एक फॉर्म भी आ गया हर किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का, तो हम बोलेंगे कि वह परिमेय संख्या क्या होगा? शांत होगा। कोई दिक्कत? जैसे इसको अगर हम इसको थोड़ा बनाने का प्रयास करें, देखिए क्या है, क्या था 16/3150। तो हर का क्या कीजिएगा? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे 5 से लगेगा 6 2 5, फिर 5 से लग रहा है 1 2 5, फिर 5 से लग रहा है 25, फिर 5 से लग रहा है 5। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बच्चों यहाँ 5 5 है तो 5 पावर 5 लिख सकते हैं, और इसको 16/5 पावर 5 लिखेंगे। देखिए हर का जो गुणनखंड है वो 5 पावर n के रूप में है, 5 पावर n के रूप में है, नहीं 5 पावर 5 कुछ भी हो सकता है, 5 पावर कुछ भी, n मतलब कुछ भी, 1 2 3 4 कुछ भी, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है ना। तो इस रूप में आ गया। इसका मतलब ये जो संख्या है, ये जो परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? शांत होगा। बच्चों ये इंट्रोडक्शन का क्लास, इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है।
ठीक है, इतना चीज़ आप सीखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में और कुछ। तो देखिए, परिमेय संख्या को आगे फिर दो भाग में बांटा गया है। ये जो अपना रेशनल नंबर है, इसको आगे फिर दो भाग में बांटा गया है। दो कौन कौन सा भाग में बांटा गया है बच्चों? एक बांटा गया है भिन्न और एक बांटा गया है पूर्णांक। ठीक है, अब समझिए भिन्न किसको कहेंगे। अब परिमेय संख्या है तो इसको भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। देखिए भिन्न जो होगा बच्चों, उसको p बटा q के रूप में लिखेंगे, लेकिन इसका जो q होगा, है ना, इसका जो q होगा वो कभी भी ना तो 0 के बराबर होगा और ना ही कभी 1 के बराबर होगा। तो यदि हर जो है कभी 0 या 1 के बराबर नहीं होगा तो वो जो संख्या बनेगा उसको बोलेंगे भिन्न। उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन, भिन्न। लेकिन यदि पूर्णांक में आए तो इसको भी हम लोग p बटा q के रूप में लिखेंगे, लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि हमेशा q क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हमेशा q 1 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर बात करें भिन्न का 5/6, तो इसका जो q है ना तो 0 है ना तो 1 है। जैसे मान लीजिए 4/9, लेकिन वही अगर हम पूर्णांक में बात करेंगे तो वो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? 3, और 3 में क्या नीचे नहीं कुछ तो 1 देना है। तो 1 2 अथवा नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 ये पूर्णांक है, इंटीजर है। तो बच्चों समझ में आया क्या होता है भिन्न? भिन्न को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q जो है ना तो 0 होना चाहिए और ना ही 1 होना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग इंटीजर को समझते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा q क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो देखिए और आगे हम लोग देखते हैं कि अब पूर्णांक में क्या क्या होता है ना बच्चों। पूर्णांक जो होता है उसको भी आगे 3 भाग में बांटा गया है। कि जो अपना इंटीजर है इसको भी आगे 3 भाग में बांटा गया है। अब देखिए इंटीजर को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। तो इंटीजर होता है 3 टाइप का: ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, एक होता है शून्य। शून्य बोले तो बच्चों तो उसमें सिर्फ शून्य होगा, यानी इसको बोल देंगे 0 इंटीजर। और एक बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ आपको अधिक चीज़ बताया जा रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अब ऋणात्मक इंटीजर किसको बोलेंगे? जिसमें माइनस का साइन होगा। जैसे मान लीजिए -4, -3, -2, -1, ये सब क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। और इसके इधर भी ढेर सारा संख्या होगा, -5, -6, इस तरह से। 0 इंटीजर क्या होगा? 0 को बोलेंगे 0 इंटीजर। और इधर जो है ये क्या होगा? धनात्मक 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4। और यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये प्राकृतिक संख्या भी है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है बच्चों? जो गिनती की संख्या है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये जो है काउंटिंग है कि नहीं? काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होता है। वही अगर हम लोग शून्य पूर्णांक को और धनात्मक पूर्णांक को साथ लें,
यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब अगर साथ लें तो बच्चों ये जो समूह बन रहा है ना, ये बन रहा है पूर्ण संख्या का, होल नंबर का। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप क्या बताओगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, और ये बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगी अपने को भी नहीं पता है। ठीक है, अब थोड़ा और कुछ हम लोग जान लेते हैं। बहुत बेसिक चल रहा है अभी, है ना। कुछ चीज़ें आपको आ रही होगी, कुछ चीज़ें नहीं आ रही होगी, तो उसको ध्यान से देखिए। और कुछ चीज़ जो क्लियर नहीं हो रहा है आपका, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब देखिए इवन नंबर क्या होता है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, बच्चे 1, 2 में सीख जाते हैं। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या। तो ये क्या होता है? वह संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो बच्चों 2 0 से स्टार्ट होगा, 0 भी एक इवन नंबर है। अभी तक अगर आपको पता नहीं है कि 0 सम है कि विषम है, तो आपको मैं बता दूं 0 एक इवन नंबर है। 0 होगा, फिर क्या होगा? 2 भी होगा। अच्छा, अगर नेगेटिव वाला भी हो सकता है। अगर नेगेटिव में अगर जाएँ तो -2 भी तो इवन नंबर होगा। तो अगर प्लस माइनस को साथ लेके चले तो फिर 4 भी हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि +2 भी है और -2 भी है, दोनों इवन नंबर है। फिर +-6, फिर +-8, इस तरह से ये बढ़ता हुआ जाएगा। दूसरा समझते हैं विषम संख्या। तो वह संख्या जिसे हम लोग 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। तो ये कहाँ शुरू होगा? 1 होगा, +-1, +-3, +-5, +-7, +-9, इस तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा बच्चों। ये क्या हो गया? विषम संख्या। और थोड़ा हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होगा बच्चों? प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसका गुणनखंड 2, एक तो वो खुद और दूसरा एक, वह संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित होती है। वह संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित होती है उसे कहते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का एक दूसरा नाम है रूढ़ संख्या, है ना। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा? 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 खुद से कटता है और 1 से कटता है। फिर क्या होगा? 3 भी होगा। फिर 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 1 से कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो है ना। तो जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी कि अगर उसको हम तोड़ें तो वो उसका गुणनखंड 2 होना चाहिए। फिर 7 हो सकता है, 6 नहीं होगा। फिर 9 भी नहीं होगा, 8 नहीं होगा। फिर हो सकता है 11, फिर 13 हो सकता है, फिर 17, इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। देखिए इन सभी संख्या को अगर आप तोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये टूटेगा 1 × 2 में। 3 को तोड़िएगा तो 1 × 3 में। और कोई तरीका है क्या इसको तोड़ने का? नहीं। इसका जो गुणनखंड है कितना है? मैक्सिमम 2 ही है। इसका भी 2 गुणनखंड है, हर किसी का 2 गुणनखंड होगा। इसका भी 2 है, देखिए 1 2, इसका 1 2। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं वह संख्या जो खुद से और 1 से कटे, ठीक है ना। कटने का मतलब विभाजित हो जाए। चलिए आगे आओ, एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं, भाज्य संख्या। अभाज्य देखे हैं तो हम लोग अब भाज्य को भी देख लेते हैं। भाज्य को बच्चों यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या। और इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है? तो जो अभाज्य नहीं होगा वो क्या होगा? यौगिक होगा। जो अभाज्य नहीं होगा वो क्या होगा? यौगिक होगा। जो अभाज्य नहीं होगा वो क्या होगा? यौगिक। जैसे इसका अगर डेफिनेशन का बात करें तो वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। इसमें इसका गुणनखंड 2 है और इसमें जो होगा वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा वो होगा भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या।
या फिर वह संख्या जो खुद से और 1 से कटने के अलावे भी और किसी से कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो जैसे देखिए 4 ले लीजिए आप, 4 खुद से कटता है, 1 से कटता है और 2 से भी कटता है, क्योंकि 2 और 3 किस में आ जाएगा? अभाज्य संख्या में। और जो अभाज्य संख्या होगा वो कभी भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। जो कभी अभाज्य संख्या होगा वो कभी भाज्य संख्या नहीं हो सकता है, यानी कि जो नंबर इसमें होगा वो नंबर इसमें नहीं होगा। अब देखिए 5 तो नहीं होगा, क्योंकि 5 सिर्फ 1 से और खुद से कटता है। 6 हो सकता है, फिर 7 भी नहीं होगा, फिर 8 हो सकता है, फिर 9 भी हो सकता है, फिर 10 भी हो सकता है, फिर 12 हो सकता है। तो इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। तो देखिए इसका जो गुणनखंड है तो वो 2 से अधिक है। जैसे 4 को अगर आप तोड़ने का प्रयास करोगे, 4 गुना 1 कर सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 गुना 4। इसका जो गुणनखंड है देखिए, तो 1 2 3 है, यानी कि इसका गुणनखंड क्या क्या है? 1 है, 2 है और 4 है। तो गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। और इसमें गुणनखंड की संख्या कितनी होती थी? 2। ये होता है दोस्तों भाज्य संख्या। ठीक है। और एक चीज़ और हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। ये सब जो भी आप सीख रहे हैं ये सब बहुत बेसिक है ना। एक अब हम लोग और समझते हैं अभाज्य संख्या। बच्चों इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, है ना। अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। तो मान लेते हैं 2 नंबर है ए और बी, अगर इसका SCF यानी कि इसका मौसो अगर 1 है ना, तो ये दोनों क्या होगा? अभाज्य संख्याएं होगी। कोई दिक्कत? अभाज्य संख्याएं होगी। तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रमेयिका यानी कि लेमा के बारे में और यूक्लिड विभाजन लेमा के बारे में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।